शैवाल शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड स्वपोषी तथा मुख्य जलीय तथा समुद्री दोनों होते हैं। वे वन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक लाइकेन में तथा प्राणी संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे सलाहरिच। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत भिन्नता पाई जाती है। ये कॉलोनीय जैसे वॉलवॉक्स तथा तंतुमय जैसे यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। शैवाल कायिक अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा होता है। सामान्य ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। उनके कशाभिक फ्लैजिला होते हैं और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में दो युग्मक संगलित होते हैं। ये युग्मक कशाभिक फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। ऐसे जनन को समयुग्मी कहते हैं, यानी समयुग्मकी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संगलित हो जाते हैं तो इसे हम असमयुग्मकी कहते हैं, जैसे यूडोराइना के कुछ स्पीज विषमयुग्मी लैंगिक जनन के एक बड़े अचल स्तनिक मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नरयुग्म सम्मिलित होता है, जैसे वॉलवॉक्स फ्यूकस। शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्तरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्र का आधार है। पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सारगासम की बहुत सी प्रजातियां जो समुद्र की 70% प्रजाति में से हैं, जो भोजन के रूप में उपयोग में की जाती है। कुछ भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक केरागिन लाल शैवाल का उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है, जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना एक कोशिक शैवाल जिसमें प्रोटीन बहुत मात्रा में पाई जाती है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है जाता है। पहला क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। पहला क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिक कॉलोनीमय अथवा तंतुमय हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इसका रंग हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क की प्लेट की तरह जलीकार कप के आकार का सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनोइड होते हैं। पायरिनोइड स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु या स्पोर्स के बनने से होते हैं। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होते हैं। जूस्पोर जूस्पोरंजिया जल बीजाणु धानी में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी हो सकते हैं। इनके सामान्य सदस्य, इनके एग्जाम्पल क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा आदि। दूसरा, फियोफाइसी। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नताएं होती है। ये सरल साकी तंतु में एक्टोकार्पस से लेकर संघन साकी जैसे केल्प तक हो सकते हैं। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इसमें क्लोरोफिल ए, सी व कैरोटीनॉइड तथा ज़ैंथोफिल होता है। इसका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड ज़ैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन लेमिनेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिका में सेल्यूलोज
से बनी कोशिका भित्ति होती है, जिसके बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिन अस्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसदानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधा प्राय संलग्न द्वारा अस्तर सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है। इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषण अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। लैंगिक जनन नाशपाती आकार वाले दो फ्लैजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा वे पार्श्व रूप से जुड़े होते हैं। इसमें लैंगिक जनन समयुग्मी, असमयुग्मी अथवा विषमयुग्मी हो सकता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडदानी में हो सकता है। युग्मक पायरिफोरम नाशपाती आकार की होती है और इसके पार्श्व में दो फ्लैजिला होती है। इसके सामान्य उदाहरण एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस। तीसरा, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, जिसे लाल शैवाल भी कहा जाता है, इनका रंग लाल वर्णक आर-फाइकोरिथ्रिन के कारण होता है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्री गहराई में भी पाए जाते हैं जहाँ प्रकाश कम होता है। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांश बहुकोशिक होता है और इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है और इनमें भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है और इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इसमें कायिक जनन विखंडन, अलैंगिक जनन अचल स्पोर और लैंगिक जनन अचल युग्मों द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मी होता है और इसके पश्चात निषेचन तौर विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जिलेडियम आदि होते हैं। दूसरा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में मोस तथा लिवरवर्ट आते हैं जो प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के जल स्तर भी कहा जाता है क्योंकि भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए ये जल पर निर्भर करते हैं। ये प्राय नम, शीलन तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। यह थैलस की तरह होता है और शयन अथवा सीधा होता है और एक कोशिक तथा बहुकोशिक मूल लाभ द्वारा सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है। इसमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती है। इसमें मूल सम, पत्ती सम अथवा तना सम संरचना होती है। ब्रायोफाइटा की मुख्य काय अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मोद्भिद भी कहते हैं। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुंमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है। पुंमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है और ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है। इससे एक बहुकोशिक बीजाणुविद स्पोरोसाइट बन जाता है। स्पोरोसाइट मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। ब्रायोफाइटा का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मोस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्पेगनम की कुछ स्पीसीज यानी जाति पीट प्रदान करती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मोस सर्वप्रथम ऐसे सजीव है जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपग्रेड किया है, अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगाने के अनुरूप बनाया है। चूंकि मोस मिट्टी पर एक संघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती है। इस प्रकार से मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ब्रायोफाइटा को दो भागों में बांटा गया है, पहला लिवरवर्ट, दूसरा मोस। पहला लिवरवर्ट।
लीवरवुड प्राय नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लीवरवुड की पादपकाएँ थैलासा मार्केंशिया होती है। थैलस पृष्ठधर होते हैं तो अधस्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में होती हैं। लीवरवुड में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होती है। जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पत्रों जिन्हें जेमा कप कहते हैं में स्थित होते हैं। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है और इससे एक नया पादप उग जाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक जनन अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद, सिट्टा तथा कैप्सूल यानी मार्केंशिया होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर से अंकुरण होने के कारण मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं। दूसरा, मोस। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मोद्भिद होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है। यह विसर्पी हरा साक्य तथा प्रायतंतु में होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह की होती है जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है जिस पर यह सर्पिल रूप से पत्तियां लगी रहती है। यह बहुकोशिकी तथा साक्यिक मूलाभाग द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मोस में कायिक जनन द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन द्वारा तथा मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार परवल की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज में स्पोरोसाइट विकसित होता है जो पाद, सिट्टा तथा कैप्सूल में विभेदित होता है। मोस में स्पोरोसाइट लीवरवुड की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मोस से स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली है। इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फेग्नम हैं। तीसरा जगत टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। इसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। फूल वाले अधिकांश फल का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाला सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें सवनोत्तक, जाइलम एवं फ्लोएम होते हैं। आप इन उत्तकों के विषय में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइटा 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में युग्मोद्भिद प्रभावित अवस्था होती है, लेकिन टेरिडोफाइटा में मुख्य पादप का स्पोरोफाइट होता है, यानी कि बीजाणुद्भिद अवस्था इसमें प्रमुख होती है, जिसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां पाई जाती है। इन अंगों में सुस्पष्ट ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइटा में पत्तियां छोटी लघुपर्ण होती है। इसका एग्जाम्पल सिलेजिनेला है अथवा बड़ी यानी वृद्धपर्ण होती है। इसका उदाहरण फर्न है। स्पोरोसाइट में बीजाणुधानी होती है जो पत्ती की तरह के रूप में बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण संघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें हम शंकु कहते हैं। इसके उदाहरण सिलेजिनेला इक्विसिटम है। बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्त जीव अधिकांश प्रकाशसंश्लेषी थैलाभ युग्मोद्भिद बनाते हैं जिसे प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मोद्भिद को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान की चाहिए। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइटों का फैलाव भी सीमित होता है, कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित होते हैं। युग्मोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पुंधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी में पुंबड़ू के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मों के संलग्न हो जाता है और युग्मनज बनता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट
स्पोरोसाइट बन जाता है, जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को समबीजाणुक कहते हैं। उदाहरण स्लेजनेला साल्विनिया में 2 प्रकार के होते हैं, वृहद यानी बड़े और एवं छोटे स्पोर बनते हैं, जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े वृहद बीजाणु मादा तथा छोटा लघु बीजाणु नर होते हैं। मादा तथा नर युग्मोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधे में मादा युग्मोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोसाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मोद्भिद युग्मनज का विकास होता है, जिससे एक नया शिशु भ्रूण बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों होते हैं, साइलोपसीडा यानी साइलोटम या लाइकोपसीडा यानी स्लेजिनेला तथा लाइकोपोडियम, स्पिनोपसीडा यानी इक्विसिटम तथा टेरिडोपसीडा यानी ड्रायोप्टेरिस जैसे टेरिस तथा एंडीएटम। अगला है अपने जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं और इनिशिएशन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती है। जिम्नोस्पर्म का शिकुआ वृक्ष सबसे लंबा होता है। इनकी मूल प्राय मूसला मूल होती है। इसके कुछ जिनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं, उदाहरण पाइनस, जबकि कुछ अन्य की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं, उदाहरण साइकस। इसके तने अशाखीय होते हैं, उदाहरण साइकस, तथा शाखित होते हैं, पाइनस और सीडरस में। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती है। साइकस में पिच्छकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती है। शंकुआकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती है। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल तथा गतिरंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। जिम्नोस्पर्म में विषम बीजाणु होते हैं। ये अगुणित लघु बीजाणु तथा वृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणुपर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये सलत अथवा संघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणुपर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती है, उन्हें लघु बीजाणुधानी अथवा नर शंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मोद्भिद संतति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मोद्भिद को परागकण कहते हैं। परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणुधानीपर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी होती है, उन्हें गुरु बीजाणुधानी अथवा मादा शंकु कहते हैं। ये दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पर होते हैं, उदाहरण पाइनस, अथवा विभिन्न प्रकार के वृक्षों पर होते हैं, साइकस, पर स्थित हो सकते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित होती है। बीजांडकाय एक आस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस संघन रचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं, जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं और गुरु बीजाणुधानी बीजांडकाय स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद में विकसित होता है। इससे 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मोद्भिद भी गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मोद्भिद ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणुपर्ण पर एक स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। परागकण से एक परागनली बनती है, जिसे नर युग्मक होता है। यह परागनली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहां पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, जिससे भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से बीज बनते हैं और ये बीज रखे हुए नहीं होते हैं। अगला एंजियोस्पर्म। पुष्पीपादपों तथा एंजियोस्पर्म में कुछ परागकण तथा बीजांड रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिन्हें पुष्प कहते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है, जिससे बीज फलों के भीतर होते हैं। ये पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। उनके वासस्थान भी बहुत व्यापक है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों जैसे वोल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है।
इनमें हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये दो वर्गों द्विबीजपत्री तथा एकबीजपत्री में विभक्त होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की पहचान: बीजों में दो बीजपत्र होते हैं, पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास तथा पुष्पों में चतुष्टय तथा पंचटय होते हैं। पुष्प में प्रत्येक पुष्पीय चक्र में 4 अथवा 5 सदस्यों के होने के आधार पर की जाती है। दूसरी ओर एक बीजपत्री पौधों के बीज में केवल एक बीजपत्र का होना, पत्ती में समांतर शिरा विन्यास एवं त्रिटयी पुष्प अर्थात प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग होना एक बीजपत्री पौधे के विशेष अभिलक्षण है। द्विबीजपत्री पौधे के बीजों में दो बीजपत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधे में एक बीजपत्र होता है। पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर होता है। प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है जिसकी चोटी पर परागकोश होता है। परागकोश के अंदर पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर लघु बीजाणुधानी बनाती है, जो परिपक्व होकर परागकण बनाती है। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्रीकेसर अथवा अंडक होते हैं। स्त्रीकेसर के आधार पर फूला हुआ अंडाशय तथा उससे जुड़ी हुई लंबी पतली वर्तिका एवं उसके शीर्ष पर वर्तिकाग्र होता है। अंडाशय के अंदर अंडक उपस्थित होता है। सामान्यतः प्रत्येक अंडाशय में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जो अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है, जिनमें से 3 अविकसित हो जाती है और एक विभाजित होकर भ्रूण कोश बनाती है। प्रत्येक भ्रूण कोश में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय एवं अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं, 3 प्रतिव्यास कोशिकाएं तथा 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे द्विगुणित द्वितीय केंद्र बनता है। परागकण परागकोश से निकलने के बाद हवा अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर स्थानित कर दिए जाते हैं। इसका स्थानांतरण को परागकण कहते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, जिससे परागनली बनती है। परागनली वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के बीच में होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। परागनली भ्रूणकोश के अंदर जाती है, जहां फटकर यह 2 नर युग्मकों को छोड़ देती है। इनमें से एक नर युग्मक अंडकोशिका से संगलित हो जाता है। युग्मक संलयन एक युग्मनज बनाता है, जिसे ली संलयन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीय केंद्रक से संगलित होकर जिसे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है, जिसे ली संलयन कहते हैं। चूंकि इसमें 2 संलयन होते हैं, इसे युग्मक संलयन और ली संलयन दोनों होते हैं, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। युग्मनज भ्रूण, जिससे 1 अथवा 2 बीजपत्र हो सकते हैं, में विकसित होता है और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक भ्रूणकोश में विकसित हो जाता है। भ्रूणकोश विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इन घटनाओं के दौरान बीजांड से बीज बन जाते हैं तथा अंडाशय से फल बन जाता है। निषेचन के बाद सहायक कोशिका तथा प्रतिवेशी कोशिकाएं लुप्त हो जाती है। एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र को चित्र 3.6 में दर्शाया गया।